हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारत की राज्य व्यवस्था, और भारत की राज्य व्यवस्था का आज आपको बताया जाएगा 14वां लेक्चर। इससे पहले मैं आपको 13 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ, और आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, इस लेक्चर में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगी भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। 13वें लेक्चर में मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान के भाग। उम्मीद करता हूँ आपने उन सभी चीज़ों को गहनता से अध्ययन कर लिया होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं आज का जो टॉपिक है इस पे। तो आज का टॉपिक मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो आप इसका अध्ययन करेंगे आज। बाकी दोस्तों, जो लेक्चर मैंने दिए हैं 13 लेक्चर, उनका भी आप अध्ययन कर लें, क्योंकि अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो एग्जाम में तभी आप अच्छे से कर पाएंगे एग्जाम को, जो भी एग्जाम आपका होगा, आगामी एग्जाम। तो इस प्रकार से ये जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, ठीक है, यानी कि शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूल रूप में जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। बाद में जो विभिन्न संविधान संशोधन हुए, उसके द्वारा 4 अनुसूचियां इसमें और जोड़ी गई। इस प्रकार से ये 12 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। अब डिटेल में इसमें बात करते हैं कि किस अनुसूची में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान किस किस अनुसूची में किए गए हैं, ठीक है। बाकी जब ये जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इन सब चीज़ों पे भी डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आपको जो 13वां जो लेक्चर बताया था मैंने, भारतीय संविधान के भाग, वो भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के आधार पर आप आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये अनुसूचियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी पे भी हम डिस्कस करते हैं। ये प्रथम अनुसूची पे पहले बात करते हैं, जो पहली अनुसूची है। तो पहली अनुसूची में आपको भारतीय संघ, भारतीय संघ के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ठीक है। यानी कि इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भारत, इसमें जो प्रथम अनुसूची है इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है। भारतीय संघ के जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट्स है, और ये जो यूनियन टेरिटरीज है, इसके बारे में इसमें उपबंध किए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस समय भारतीय संविधान में कितने स्टेट है। भारतीय संविधान, सॉरी, भारत में इस समय कितने स्टेट है? 28 इस समय स्टेट है, और 8 इस समय यूनियन टेरिटरीज है। तो आपको स्टेट 28 स्टेट कौन कौन से, ये तो आपको याद ही होंगे। थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। जो ये भारतीय संविधान, जो भारत के जो ये 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसमें सबसे पहले जैसे दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली। उसके बाद आप चंडीगढ़ ले लीजिए, चंडीगढ़ के बाद आप पांडिचेरी ले लीजिए, पुडुचेरी हो गया ये, पुडुचेरी। उसके बाद आप लक्षद्वीप ले लीजिए, लक्षद्वीप। फिर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। फिर आप छठे में ले लेंगे आप दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली एवं दीव और दमन। सातों में आप ले लेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और आठवें में आप लद्दाख को ले लीजिए। इस प्रकार से ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनको आप याद रखेंगे। तो ये जो लद्दाख था, ये जम्मू और कश्मीर जो पुनर्गठन हुआ था 2019 में, इसके तहत जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसके प्रकार, इसी प्रकार जो दमन और दीव थे, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये भी पहले अलग अलग थे। 2019 में इसको भी ज्वाइन कर दिया, यानी कि दोनों को एक कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये पहली अनुसूची के प्रावधान हो गए। दूसरे में भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी है,
भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी, भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी, या आप कह सकते हैं इनको संवैधानिक पदाधिकारी, पदाधिकारियों, भारतीय संविधान के भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, इसमें यह प्रावधान किसमें किया गया है? अनुसूची 2 में। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, उसी प्रकार से जो लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, उसी प्रकार से राज्यसभा के सभापति हो गए, राज्यसभा के उपसभापति, आपके उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उसी प्रकार से राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार से जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो वेतन है, उन सभी का इसमें उपबंध किया गया है, बात जो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है। इसी प्रकार से जो अनुसूची 3 है, इसमें भी ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी है, इन जब ये पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, जब पद ग्रहण करते समय जब ये शपथ लेते हैं, तो इसमें एक तो शपथ, क्या शपथ इनको लेनी है, ठीक है, और जो शपथ का जो प्रारूप है वो इसी में इसमें निर्धारित किया गया है अनुसूची 2 में। ये जो पदाधिकारी मैंने अभी बताया, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो भी है, ठीक है, या स्टेट के जो विधानमंडल है उनके जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति, उपसभापति जो भी शपथ लेते हैं, इन सब चीज़ों का जो प्रावधान किया गया है अनुसूची 3 में इसमें किया गया है। अब 4 जो अनुसूची चौथी है, भारतीय जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन, कुछ सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया गया है? ये प्रावधान किसमें किया गया है? अनुसूची 4 में। अब 5 पे चलते हैं। 5 पे जो अनुसूचित और जो जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित और जो जनजाति क्षेत्र है, उनका प्रशासन, उसमें प्रशासन किस प्रकार से किया जाना है, क्या क्या प्रावधान उसमें है, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें अलग की गई है, जो क्या चीजें हैं जो अलग करती है अन्य प्रशासन से, ये जो जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है, ये सारी चीजें किसमें बताई गई है? अनुसूची 5 में। इसी प्रकार से अनुसूची 6 में हम पढ़ेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे किया जाना है? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि जो ये मैंने आपको 4 स्टेट बताया है, इनका प्रशासन किस प्रकार से, जो जनजातीय क्षेत्र है इनका प्रशासन किस प्रकार से किया जाना है, ये सारे प्रावधान किसमें किए गए? शेड्यूल नंबर 6 में, ठीक है, यानी कि अनुसूची 6 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल पढ़ने में मजा आ रहा होगा, आप बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे होंगे पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो सफलता बहुत दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई भी काम कर लीजिए, आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे, रुचि के साथ करेंगे, तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। अगर आप बोझ बन के किसी काम को करते हो, बोझ समझ के किसी काम को करते हो, तो सफलता से आप काफी दूर जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, किसी भी चीज को, किसी भी काम को, पढ़ाई नहीं, कोई भी काम करें, अगर आप उसको लगन के साथ करते हो, ईमानदारी के साथ करते हो, तो एक ना एक दिन आपको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, ठीक है। ये मैंने खुद पे भी लागू किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों पे भी ये चीजें लागू होगी। तो हम पढ़ रहे थे 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के मध्य
के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, यानी कि डिवाइडेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने पार्ट में इनका डिवाइडेशन किया गया, डिवाइड इसमें जो है ना 3 भागों में शक्तियों का विभाजन किया गया, ठीक है। एक हो जाएगा आपका संघ सूची, एक संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा आपका राज्य सूची, और ये हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो मूल रूप में संघ सूची में कितने विषय थे इसमें 97, और इसमें कितने विषय थे 66, और इसमें कितने थे समवर्ती सूची में 47। वर्तमान में इसमें कितने हो गए हैं 100, ठीक है, और इसमें कितने हो गए हैं 61, 5 कम हो गए, और इसमें जो है ना 5 बढ़ गए, यहाँ पे यहाँ से इधर कर दिए, ठीक है, यानी कि इसमें हो गए 52। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है कई बार कि संघ सूची में या समवर्ती सूची में या फिर राज्य सूची में मूल रूप में कितने विषय थे, ठीक है, और कौन कौन से विषय हैं, ये जब हम केंद्र और राज्यों के मध्य में जो संबंध, जो चैप्टर पढ़ेंगे, ये चीजें वहां पे डिस्कस की जाएगी कि केंद्र सूची में कौन से विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय, और समवर्ती सूची में कौन से विषय है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और सूची आएगी अवशिष्ट सूची, ठीक है, अवशिष्ट सूची में कौन कौन से विषय हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से अध्ययन करते रहेंगे आप साथ साथ। आगे चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे आपकी आ जाएगी जो 22 भाषाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो 22 भाषाएं हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मूल रूप में इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई। इस प्रकार से ये कितनी हो गई 22, ठीक है। एक मैप के माध्यम से समझते हैं इसको। मैप बना लेते हैं, पहले एक छोटा सा मैप बनाते हैं भारत का। आप ये मैप काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप अगर अध्ययन कर रहे हैं स्टेट का, भारत कोई भी आप अध्ययन कर लें, आप इस मैप पे बिल्कुल ना जाएं, ये जो आप, क्योंकि ये थोड़ा उटपटांग हो गया मैप, कोई बात नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैप आपको बहुत काम करता है। अभी अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स का जो कुछ पार्ट है वो पढ़ रहे हैं, तो बिना मैप के आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब मैप आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, या वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, या वर्ल्ड से संबंधित कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले वर्ल्ड का मैप बाय कंट्री याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप भारत की कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप बाय स्टेट याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप किसी स्टेट का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए आप भारत की उत्तराखंड का अध्ययन कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का अध्ययन करने से पहले आप बिल्कुल जो उत्तराखंड का जो मैप है उसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, ठीक है, बाय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसको आप बाय डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो भारत का मैप मैंने बनाया है उबड़ खाबड़ मैप, ठीक है, इसमें इसको जो भारत की जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है, तो इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। राउंड वाइज हम यहाँ से यूं चलेंगे, ठीक है, इधर की तरफ घूमेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से राउंड वाइज जब चलेंगे तो फर्स्ट राउंड में हमारी कितनी भाषाएं हैं 14, ठीक है, यानी कि मूल रूप में 14 भाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। पहले में ले लेंगे आप कश्मीरी, यहीं पे लिख देता हूँ, पहले आप कश्मीरी कर दीजिए, कश्मीरी कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे पंजाबी ले लीजिए, पंजाबी। थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ पे गुजराती, जो 14 भाषाएं जो है
स्टेट बाय स्टेट आप इसको याद रखेंगे। गुजराती के बाद आप यहाँ पे मराठी आ जाइए, मराठी। मराठी के बाद आप यहाँ पे जो है ना कन्नड़, जो कर्नाटक में बोली जाती है। कन्नड़ के बाद आप यहाँ पे आ जाइए नीचे, कहाँ पे, केरल में, यहाँ पे मलयालम, मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे तमिलनाडु पे आइए। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल। उसी प्रकार से आप ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप ले लीजिए उड़िया। इसका पहले नाम क्या था, उड़िया। ये कब किया गया, इसको 2011 में इसको उड़िया किया गया। ठीक है, इस प्रकार से ये उड़िया हो गया। यहाँ पे आप आ जाइए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 10वीं जो भाषा है वो आ जाएगी आपकी बांग्ला। ठीक है, इस प्रकार से आप 11 नंबर पे आइए। बांग्ला के बाद फिर आप असमिया पे आ जाइए, 11 नंबर असमिया। ये कौन, कहाँ पे बोली जाती है, असमिया, असम में। ठीक है, ये जो असम का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप मैप को याद रखेंगे, स्टेट को बिल्कुल याद रखेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आपकी उर्दू हो जाएगी। उसका कोई फिक्स निर्धारित नहीं है, सब जगह लगभग बोली जाती है। उसी प्रकार से आप हिंदी, हिंदी जो आपका अधिकतर बोली जाती है नॉर्थ इंडिया में। उसी प्रकार से ईस्ट वेस्ट जो इंडिया वहाँ पे बोली जाती है, लगभग सभी जगह बोली जाती है, बस थोड़ा ये जो साउथ का जो इलाका है वहाँ पे कम बोली जाती है। उसी प्रकार से संस्कृत। तो ये आपकी 14 भाषाएं हो गई। ठीक है, जो आप भाग 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने पढ़ी। सेकंड राउंड में आप पढ़ेंगे केवल एक भाषा है इसमें, और इसको कब लाया गया था, 21वें संवैधानिक संशोधन 1967। वो कौन सी थी, सिंधी। ठीक है, 15वीं भाषा कौन सी है, सिंधी, सिंधी भाषा है। और ये कहाँ बोली जाती है, जो पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान से जो लगा हुआ हमारा जो गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब जो थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में आपकी 3 भाषाएं हैं, और इसको जोड़ा गया 71वें संवैधानिक संशोधन, 71वें संवैधानिक संशोधन 1992। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें 3 भाषाएं हैं, 3 भाषाएं भी आप यहाँ से इधर ही चलेंगे। इसमें एक हो जाएगी आपकी मणिपुरी, एक नेपाली हो जाएगी, और एक हो जाएगी कोंकणी। तो ये कोंकणी जो भाषा बोली जाती है, 16 में आ जाएगा कोंकणी। कोंकणी, ये जो कोंकणी भाषा बोली जाती है, ये बोली जाती है यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो दक्षिणी क्षेत्र है, और कर्नाटक का जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पे। उसी प्रकार से ये जो गोवा है, यहाँ पे भी इसको बोली जाती, गोवा में भी बोली जाती है, और जो केरल के भी कुछ क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से 17 में आ जाएगा आपका कोंकणी। से सीधे चलिए आप, कोंकणी हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा, और मणिपुरी। तो मणिपुरी कहाँ पे बोली जाती है, ये बोली जाएगी मणिपुर में। ठीक है, यहाँ पे मणिपुर पे, यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ पे मणिपुर है। ठीक है, इस प्रकार से इधर नागालैंड हो जाएगा, तो मणिपुरी हो जाएगी। मणिपुरी के बाद आप 18 में आ जाइए, नेपाली। नेपाली कहाँ पे बोली जाती है, यहाँ पे जो नेपाल से जो लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड हो गया, और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो पार्ट 3 कंप्लीट हो गए। और ये जो पार्ट 4 है, इसमें आ जाएगी 4 भाषाएं। ठीक है, इसको जोड़ा गया 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, तो ये आ जाता है एग्जाम में। आप बिल्कुल ये जो संशोधन हुए ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, किस संशोधन में कितनी भाषा जोड़ी गई, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, इसको आप बिल्कुल कंठस्थ रखेंगे। और इसमें जो 4 भाषाएं जोड़ी गई उनको बताते हैं 19। इसमें एक हो जाएगी संथाली, एक हो जाएगी आपकी मैथिली, मैथिली, और एक हो जाएगी आपकी बोडो, और एक हो जाएगी डोगरी। ठीक है, तो जो ये संथाली जो भाषा है, ये यहाँ पे बिहार में बोली जाती है। उसी प्रकार से ये जो नहीं, मैथिली बिहार में बोली जाती है। जो संताली है झारखंड में भी बोली जाती है, और ये जो झारखंड का जो आसपास का क्षेत्र है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे ओडिशा, यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है।
और ये जो बोडो है, ये बोडो बोली जाती है असम में। इस प्रकार से असम में दो भाषा होगी, ठीक है। और ये डोगरी कहाँ बोली जाती है, ये जो जो कश्मीर जम्मू का जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पे बोली जाती है। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है, और पंजाब के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार से जो भारत की जो 22 भाषाएं हैं, इनको बिल्कुल आप इस तरह से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। अगर आप रट्टू विद्या को फॉलो करते हो तो रट्टू विद्या से बचें और किसी भी चीज़ को गहनता से पढ़ें, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ को गहनता से नहीं पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि सफलता इतनी आसानी से मिल सकती है। कंपटीशन कितना ज़्यादा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो बच्चा बिल्कुल किताब के अंदर घुस के पढ़ेगा, जिसको किताबों की जड़ से जानकारी होगी कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें हैं, उसको सफलता आसानी से मिल जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आप, बाकी आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है पढ़ने की, ठीक है, आप उस हिसाब से पढ़िए, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो शायद आप थोड़ा जल्दी इसको कैचअप कर लोगे, ठीक है। बाकी सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके से सब पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मैप का जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो किया है। तो अगर आप इस तरीके से इसको याद रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल याद रखिए। अब चलते हैं, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, सस्पेंस हो, तो आप जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप ये चीज़ें लिख दें कि भाई ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है, कहीं से हो सकता है मैं गलत भी बता रहा हूँ, तो बिल्कुल उसको भी आप बता दें कि यहाँ पे आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट मन में ना रखें। जिस भी बच्चे को कोई समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, और आपका जो भी कोई समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, उसको बिल्कुल दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब चलते हैं फटाफट 9वें अनुसूची पे। 9वें अनुसूची पे दिया गया है एक भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार एवं जमींदार प्रथा का उन्मूलन। जमींदार प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, यानी कि अंत, ठीक है। ये इसके द्वारा क्या किया, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का अंत करने का जो कानून है वो कौन बना सकता है, संसद और विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल। तो इस प्रकार से इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो 1951 में जो प्रथम जो संशोधन हुआ था, 1951 में जो प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसमें जो ये कानून बनाएंगे इस संबंध में विधानमंडल या जो संसद है, उसमें ये प्रावधान किया गया कि इसको न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए, ताकि इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा ना हो, उससे बचने के लिए इसमें मूल अधिकारों के आधार पर, ठीक है, मूल अधिकार के आधार पर इस अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी भूमि सुधार या जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित जो भी कानून बनेंगे, ठीक है, या बने हुए हैं, ठीक है, उनमें क्या किया जा सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो 10वां जो अनुसूची है वो है दल बदल, यानी कि दल बदल के संबंध में संसद संसद के सदस्य या फिर जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी योग्यताएं, ठीक है। यानी कि अगर कोई सदस्य किसी एक दल के बलबूते संसद में पहुंचा या विधानमंडल में पहुंचा है तो उसको किस प्रकार से अयोग्य ठहराया जा सकता है। मतलब अगर वो किसी दूसरे दल में चला जाता है तो फिर मान लीजिए मैं किसी कांग्रेस के टिकट से लोकसभा में पहुंचा हूं, ठीक है, उसके बाद फिर लोकसभा में जो है ना किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे किस प्रकार से दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है, ये प्रावधान किसमें किए गए, शेड्यूल नंबर 10 में, ठीक है। और ये इसमें ये संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया, 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इस अधिनियम को ये जो शेड्यूल है इसको दल बदल
विरोधी कानून के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से फटाफट 11वें पे चलते हैं। 11वें में थी पंचायतें। पंचायतें, ठीक है, मतलब पंचायतों की जो शक्तियां हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें किसमें निर्धारित की गई है, अनुसूची 11 में, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया था, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। ये सारी चीजें संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता में पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको ये चीजें बताई है, तो उसको भी आप एक बार देख लें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं भी आपका जो 74वां संवैधानिक संशोधन 1952 में हुआ था, इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति का उल्लेख किया गया है कि इनकी क्या शक्तियां रहेंगी, क्या इनके कार्य रहेंगे, ठीक है, क्या क्या इसमें उपबंध है नगर पालिकाओं में, ये सारी चीजें इसमें आपको बताई गई। इस प्रकार से ये जो 12 की 12 अनुसूचियां थी हमारी कंप्लीट हो गई है। और इसमें जो ये पंचायतें या जो नगर पालिकाओं का जो ये त्रिस्तरीय जो सरकार का गठन किया गया है भारत में, ये भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे शासन की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें अदर कंट्रीज की, ठीक है, तो अन्य जो देश है वहाँ पे या तो एक स्तरीय सरकार या फिर द्विस्तरीय सरकार है। ओनली इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था चल रही है, ठीक है। यानी कि सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और पंचायतों में पंचायत की जो अपनी सरकारें हैं वो चलती है, ठीक है। यानी जो पंचायत का अपना जो शासन व्यवस्था है वो चलती है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक मैंने बताया भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ये बिल्कुल आपको समझ में, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई सस्पेंस है इसमें नहीं, पहले जो मैं आपको 13 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसमें भी अगर आपको किसी प्रकार का सस्पेंस है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दें कि भैया हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप इस प्रकार से, या कोई हमसे भी कमी हो जाती है, अगर उस प्रकार की भी कोई कमी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, उसका भी बिल्कुल निराकरण किया जाएगा। इस प्रकार से आप अध्ययन करते रहें, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ शीघ्र ही आप बिल्कुल जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, ठीक है, उसको आप आसानी से अचीव कर लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों बने रहिए आप हमारे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 15 लेक्चर, और उसमें बताएंगे आपके संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक उसमें जो व्यवस्था की गई है, ठीक है, किस प्रकार से भारत के जो राज्य हैं उनमें शासन व्यवस्था किस प्रकार से संचालित की जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, 15 लेक्चर में। तब तक आप बिल्कुल बने रहेंगे हमारे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।